Biotechnology. We have studied in earlier class that biotechnology is bringing about artificial genetic change and hybridization in organism for human welfare. ह्यूमन वेलफेयर के लिए हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड वेराइटीज के क्रॉप भी आते हैं, मालूम है तुमको, जो कम समय में अधिक मात्रा में लागत देते हैं। हाइब्रिड वेराइटीज की ये पेट एनिमल्स भी आते हैं, गाय हो गई, भैंस हो गई, इस प्रकार से। तो अपने वेलफेयर के लिए ये जेनेटिक चेंज, आर्टिफिशियल वे में जेनेटिक चेंज, ये बहुत क्या है, हमारे सुविधा के लिए बहुत उपयोगी है। वेरियस ब्रांच ऑफ साइंस लाइक साइटोलॉजी, साइटोलॉजी ब्रांच में सेल के बारे में स्टडी की जाती है। ये जो साइटोलॉजी अपन सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, उसमें सेल के बारे में पूरी जानकारी, सेल ऑर्गेनेल्स, 8th क्लास में जैसे हमने पढ़ते सेल ऑर्गेनेल्स, उस सेल ऑर्गेनेल्स की जानकारी पूरी साइटोलॉजी में पढ़ाई जाती है। बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, देन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, जहाँ पे इंजीनियरिंग तो होता है, टेक्नोलॉजी के बेस पे बायोलॉजी पढ़ाई जाती है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी उस प्रकार से। देयर आर कंसिडरेबल प्रोग्रेस मेनली इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मेसी ड्यू टू बायोटेक्नोलॉजी। एग्रीकल्चर वास्ट एरिया में खेतियां होती, खेती लोग करते हैं थ्रू एग्जाम्पल्स, किसके सहायता से, अपने मन से करते हैं क्या, परंपरागत खेती करते हैं क्या, नहीं, साइंस और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके किसान लोग नए पद्धति से, नए वे से क्या करते हैं, खेत करते हैं, तो उनको उससे लागत कम और पैसा ज्यादा मिलता है। मेहनत तो कहीं पे भी है, पैसे कमाने हैं तो कहीं पे भी मेहनत है, समझ में आ गया। अब किसान मेहनत करता है, बाकी लोग मेहनत करते नहीं, ऐसा नहीं होता। फार्मेसी में भी इस बायोटेक्नोलॉजी का बहुत अप्लाई हो गया, और फार्मेसी इसमें भी, फार्मेसी समझता है ना, मेडिकल स्टोर्स नहीं, फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां होती है वो, या फिर वो फार्मेसी कोर्स करते ना, बी फॉर्म, डी फॉर्म, एम फॉर्म, जिसमें वो लोग साइंटिस्ट रिसर्च करते, दवाइयां बनाते, जैसे कोवैक्सीन दवाई बनी, कोविशील्ड इंजेक्शन बना ना, तो इसको बनाए, तुरंत बन गई क्या ये, नहीं, वो जो कोरोना वायरस आया उसके ऊपर स्टडी करके उसके हिसाब से उसको बनाया गया। तो ये रिसर्च के द्वारा ही बनती है, अचानक एकाएक कोई दवाइयां बनती नहीं है। एक्सपेरिमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, विटामिन and hormones like insulin have been successful. High class varieties of crop have been developed through the techniques of tissue culture. Tissue culture जैसे अपने लेक्चर नंबर 3 नहीं पढ़े, वहाँ IVF होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी होती है ना, जिस पेरेंट्स को बच्चे नहीं होते लोग IVF कराते हैं। IVF ये टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है, कल्चर लेके उससे बच्चे बनाए जाते टेस्ट ट्यूब लेबोरेटरी में, इस टाइप से वो होता है। वैसा ये कल्चर भी है, काय का, प्लांट्स का कल्चर, प्लांट्स का कल्चर लेके उसकी टेस्ट की जाती है, पर उसको अकॉर्डिंगली जैसे अपने को विश, अपना डिजायर है, उसके हिसाब से उसको मोल्ड करके एक नई नस्ल का क्या होता है, ओरिजिन किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड्स फॉलोइंग मेन एरियाज। कौन कौन से एरियाज में बायोटेक्नोलॉजी यूजफुल है? यूजेस ऑफ वेरियस एबिलिटीज ऑफ माइक्रोब्स, हमने इसके पहले सेल माइक्रोबायोलॉजी पढ़े थे। डेयरी साइंस, डेयरी साइंस 80% माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है। नए नए प्रकार के जैसे योगर्ट्स है, प्रोडक्शन फ्रॉम मिल्क एंड अल्कोहल फ्रॉम मोलासेस, अलग दूध का दूध पाउडर बनाते, अपने डेयरी साइंस में पढ़े इसके पहले। या फिर मोलासेस, शुगर से मोलासेस बनता है, फिर इथेनॉल बनता है, अल्कोहल बनता है, ये सब पढ़े ना, तो उसमें ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो यूजफुल है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर किस प्रकार, किस टेक्निक से उसका यूज करना है, ये कौन बताता है? बायोटेक्नोलॉजी। देन यूज ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ सेल्स, एग्जाम्पल प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन। प्रोडक्टिविटी ऑफ सेल, एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन का निर्माण विथ द यूज ऑफ स्पेसिफिक सेल। स्पेसिफिक सेल से वैक्सीन का निर्माण करना, नए नए वैक्सीन बनाना, जैसे एंटी वेनम। वेनम मालूम है क्या होता है? वेनम क्या होता है? हाँ, जहर। किसका? ये सांप के
मुंह में रहता है जहर, उसे कहते हैं वेनम। पर उसी के वेनम पर, वेनम में भी कुछ सेल्स होती होंगी, उसका टेक्निक से यूज करके उसके द्वारा क्या बनाई जाती है, एंटी वेनम। जो जहर को जहर काटता है, बोलते हैं ना, भाषा तुमने सुने होंगे कि जहर जहर को काटता है, तो उसके जहर से ही ये एंटी वेनम बनाई जाती है, जो सांप काटने पर काम आता है। यूज ऑफ बायोमोलिक्यूल्स लाइक डीएनए एंड प्रोटीन इन ह्यूमन वेलफेयर। डीएनए मालूम है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए स्ट्रैंड होता है, डबल हेलिक्स, इस प्रकार से तुमको सर ने पढ़ाए होंगे लेसन नंबर 2 में, देखे हो। ये प्रोटीन स्ट्रैंड होता है, एडेनिन, थायमिन, ग्वानाइन और साइटोसिन। ये यहाँ पे इस प्रकार से स्ट्रैंड होता है, एडेनिन, थायमिन, ग्वानाइन और साइटोसिन। तो ये डीएनए स्ट्रैंड 8th 9th में भी पढ़ाए थे, और अभी 10th में सेकंड लेसन में सर ने पढ़ाए होंगे। डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ जीन मैनिपुलेशन, प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन ग्रोथ, हार्मोन विद द हेल्प ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया। यानी जेनेटिक्स साइंस का यूज करके अपना डेवलपमेंट करना, अलग अलग किस्म, नए नए नस्ल का निर्माण करना, ये किसके द्वारा, बायोटेक्नोलॉजी। यूज ऑफ जेनेटिक एंड नॉन जेनेटिक टेक्निक। नॉन जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स यूज ऑफ आइदर सेल और टिश्यू। इसमें किसका उपयोग होता है, सेल या टिश्यू। सेल क्या है, सेल, व्हाट इज सेल, पढ़े अपन ने। सेल क्या है, द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल। एंड टिश्यू, व्हाट इज टिश्यू, सेल तो the structural and functional unit of life is known as cell. And what is tissue? Group of cell performing same type of work या function. It is known as tissue. अब अपन ने इसके स्टेम सेल में पढ़े थे, याद है। ऊंट में एक ही प्रकार की सेल रहती है, एंड जैसे से ग्रोथ होती है, एंड अकॉर्डिंग टू फंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गन, स्टेम सेल कैन कन्वर्टिंग इनटू अनदर टाइप ऑफ सेल्स। ये बताई हुई है कि जब ऊंट में ग्रोथ होती है तो पहले 14 डेज स्टेम सेल ही रहती है स्टेम सेल, और जैसे जैसे ग्रोथ होती है 2 मंथ 3 मंथ तक, तो अब वो क्या हो जाता है, अपने बॉडी के पूरे ऑर्गन्स निकल आते हैं, और हमारे बॉडी के ऑर्गन का जो वर्क रहता है उसके अनुसार वो सेल्स फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और उनके फंक्शन कहा जाता है कि हाथ का ये काम है, पैर का ये काम है, आंखों का काम है, तो उसके अकॉर्डिंग वो स्टेम सेल कन्वर्ट होती है। तो सबका पेरेंट सेल कौन कहलाएगा, स्टेम सेल। टिश्यू कल्चर, प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड, जैसे 1 एकड़ में 20 क्विंटल हो रहा है सपोज, पर हाइब्रिड वाला 40 क्विंटल होता है, अपने को 20 क्विंटल का क्या हो रहा है, फायदा। मेहनत उतनी है, तो किसान क्या करते हैं, हाइब्रिड वेराइटीज को लगाने की मांग करते हैं कि मुझे हाइब्रिड वेराइटीज लगानी है। बेनिफिट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बेनिफिट्स यानी फायदे ना, हाँ। इट हैज बिकम पॉसिबल टू इंक्रीज पर हेक्टर यील्ड इरेस्पेक्टिव ऑफ द लिमिटेशन ऑफ क्रॉप लैंड एरिया। अभी बताया मैंने कि अपना जो यील्डिंग है, फसल 1 एकड़ में अगर 25 आ रही है, 10 बोरे आ रहे, 25 बोरे आ रहे, तो बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हाइब्रिड वेराइटीज के बीज लगा के हमको 40 से 50 बोरा वहां पे अनाज हो सकता है, तो फायदा है ना। देन एक्सपेंस ऑन डिसीज कंट्रोल हैव मिनिमाइज्ड सिंस डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज। और ये हाइब्रिड वेराइटीज जो होती है, ये डिसीज रेजिस्टेंट होती है। हम प्लास्टिक का बहुत यूज करते हैं ना, बहुत यूज, बॉटल प्लास्टिक की, बहुत सारी चीजें हमारे पास प्लास्टिक की होती है। क्यों, या तो प्लास्टिक में ज्यादा उसमें लगता नहीं है, साफ करना आसान है, इजी टू कैरी है, वेटेड नहीं है, सस्ता है, बहुत सारे फायदे उसके, इसलिए उसका यूज करते हैं ना प्लास्टिक का। वैसे ही ये जो हाइब्रिड वेराइटीज के जो है, इनका भी कीमत कम रहती है या मिनिमाइज रहता है, और सेकंड ये डिसीज रेजिस्टेंट रहते हैं।
जो अपनी परंपरागत बिजाई अपन निकालते हैं ना, वो डिसीज रहती है, क्योंकि अगर पानी ज्यादा आ गया, ठंड ज्यादा हो गई तो वो क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। पर इनमें ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी के मदद से उनको ऐसा कुछ किया जाता है कि वो डिसीज रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होते हैं। ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ फास्ट फ्रूट सेटिंग, बात नहीं, वेराइटीज यील्ड पर एनम हैज बीन इंक्रीज। छोटे छोटे पौधे लगाए जाते, प्लांट्स ऐसे होते हैं कि वो 4 महीने में फसल देते, 6 महीने में फसल देते। केले के पौधे छोटे छोटे रहते, उनमें बहुत सारे केले लग जाते ना, वैसे आम के भी। तो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ये फास्ट यील्डिंग पॉसिबल होता है। डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेस रेजिस्टेंस, varieties which can withstand variable temperature, water stress, changing fertility of soil, etc. has become possible. Stress resistant, यानी पानी कम है, खेत में पानी कम है, तो वो प्लांट्स या वो क्रॉप प्लांट प्रॉपर उसका यील्डिंग होगा नहीं। परंतु ये हाइब्रिड वेराइटीज वाले जो होते हैं, इनमें ये सब चीज पाई जाती नहीं कि वो कम इसमें भी उनमें ज्यादा फसल आने की संभावना रहती है। तो ये इतने सारे उसके बेनिफिट्स है। सॉइल चाहे जैसी भी हो, फर्टाइल हो या बैरन हो। फर्टाइल लैंड यानी उपजाऊ जमीन, और बैरन लैंड यानी अनउपजाऊ, बंजर जिसको बोलते हो, ठीक है। देन डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया, ये पढ़ना ही पड़ेगा, मैं पढ़ के सुनाती हूँ आप लोग को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड एस्टैब्लिश्ड द नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड इन 1982। 1982 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बायोटेक्नोलॉजी का बोर्ड क्या किया, इस्टेब्लिश किया। दिस बोर्ड वॉज ट्रांसफॉर्म इनटू डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन 1986। ये बोर्ड 1986 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से काम करना शुरू किया इसने। वेरियस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आर वर्किंग अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। It includes National Institute Immunology, National Facility for Animal Tissue and Cell Culture, National Center for Cell Science, National Brain Research Center, Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants. एलोवेरा अपने सबके घरों में अक्सर पाया जाता था, बहुत पहले से पाया जाता था, परंतु अपने को उसका यूज नहीं मालूम। परंतु रामदेव बाबा ने उसका यूज लोगों को सिखाया ना, तो लोग अभी क्या करते हैं, एलोवेरा की खेती करते हैं। बड़े बड़े खेत होते हैं, उस बड़े बड़े खेत में एलोवेरा का प्लांटेशन किया जाता है। उसमें भी उनकी स्पीसीज होती है, स्पीसीज यानी जाति, ठीक है। तो वो स्पीसीज उसमें पाई जाती है और उसको जो ज्यादा यील्डिंग दे, ऐसा ही ये सब वहां पे लगाया जाता है। तो एरोमेटिक प्लांट्स जिसमें सुगंध आती है, जो प्लांट्स आयुर्वेद में उपयोगी होते हैं। गिलोय तो अपने जंगल में बहुत मिलती है ना, इसको गुड़हल क्या बोलते हैं, उसको गुड़वेल बोलते हैं उसको। वो अपने यहाँ बहुत मिलती है, परंतु उसका यूज किसी को भी नहीं मालूम। परंतु अभी कोरोना आया, सबने गुड़वेल का उपयोग करना शुरू कर दिया, खरीद के लाते, उसकी बोतल मिलती है, गिलोय बोल के मिलती है ना। तो ये सब चीजें इस बायोटेक्नोलॉजी से संभव हो चुका है। कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, अब इसका उपयोग किस प्रकार से होता है बायोटेक्नोलॉजी का कमर्शियल वे में, व्यापारिक तरीके से इसका उपयोग किस प्रकार किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी का। पहला है क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी में, क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी। अब क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी क्या है, क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी क्या है, अब यहां से पढ़ के ही बताना पड़ेगा, तो यहां बैठ के बताना है, ठीक है। तुम अपनी किताब देखो और उधर बात मत करो प्लीज। क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी इज यूज इन एग्रीकल्चर फील्ड टू इम्प्रूव यील्ड एंड वेराइटीज। एग्रीकल्चर में इसका उपयोग होता है, यानी अभी कहा मैंने कि पैदावार कम होती है क्रॉप की, तो बायोटेक्नोलॉजी की से यूज यानी एप्लीकेशन का यूज करके जो क्रॉप की क्या आती है, सीड्स आती जो हम लगाते है ना, तो उसमें ज्यादा यील्डिंग आती है। यील्डिंग यानी फसल। हाइब्रिड सीड, जीन ऑफ 2 different crops are recombined to form hybrid
ऑफ वेरियस क्रॉप, दिस इज स्पेशली यूजफुल फॉर फ्रूट्स। मैंने एक दिन बताया था कि किसी के पेड़ में खट्टे आम का पेड़ है, बोला था मैंने, उस खट्टे आम के पेड़ को मीठे में कन्वर्ट करना है तो ग्राफ्टिंग करेंगे ग्राफ्टिंग करेंगे, एक मीठे आम का भी इंसिजर काट के खट्टे आम में लगा देंगे, तो उसमें जो नए आएंगे आम पर्टिकुलर उस ब्रांच में, वो क्या होंगे, उसमें वेराइटी चेंज आएगी। तो इस प्रकार से जो ओल्ड पेड़ रहते हैं जिसमें बेर खट्टी आ रही है या जाम अच्छे से नहीं आ रहा है, वहां ये बायोटेक्नोलॉजी के से यूज वाले प्लांट्स का वहां पे क्या किया जाता है, ग्राफ्टिंग किया जाता है फ्रूट्स के इसमें, और उससे नया प्रोडक्शन होता है जिसकी क्या रहती है, बहुत जिसकी यील्डिंग ज्यादा होती है और फ्रूट्स में टेस्ट भी अच्छी रहती है। मार्केट में जाओ, पपैया कितनी दिखती है, सब पपैया अलग अलग प्रकार से, अपने को बहुत सारी पपैया दिखती है ना, तो ये सब वही उसी की वेराइटीज है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कैसे होते हैं, क्रॉप डेवलप with desired characters by integrating foreign gene with their genome are called genetically modified crop. उसमें ओरिजिनल कैरेक्टर्स है, पर तुम्हारा पपीता मीठा नहीं है, उसको मीठा बनाने के लिए उसमें एक स्पेशल जेनेटिक जीनोम वहां पे इंट्रोड्यूस किया जाता है और नए हाई यील्डिंग के नए प्रोडक्ट वहां पे प्रोड्यूस होते हैं, वो कहलाते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। High yielding varieties with resistant to disease, alkalinity, weeds, other stresses like cold and drought. यानी ऐसी फसल जिस पर ड्राउट का असर न हो, जिस पर कोल्ड का असर न हो, वीड वगैरह लग गया, वीड्स अभी बताई थी, इसके पहले वीड्स बताई थी, वीड्स कि फसल के साथ उगने वाली अनइम्पोर्टेंट या यूजलेस प्लांट्स, दैट इज वीड्स, कचरा। कौन यश सोता है ना, सोने दे, बोलो मत, मेरी आवाज, तुम्हारी भी आवाज आएगी, मैडम में सो रहा है। बीटी कॉटन, बीटी कॉटन एक कपास की एक जाति होती है, तो ये उसके जहाँ पे कपास ज्यादा होता है वहां के सभी लोग इस कपास को लगाते हैं, बीटी कॉटन को। ये बीटी कॉटन क्या है, अ जीन हैड बीन आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टीरियम बैसिलस थ्रू जीनेसिस एंड इंटीग्रेट विद द जीन ऑफ कॉटन। कॉटन के ओरिजिनल इसमें ये बैसिलस थुरिजिनेसिस नाम का बैक्टीरिया वहां इंट्रोड्यूस किया गया। ड्यू टू दिस द टॉक्सिक विच इज पैटर्न फ्रॉम बॉलवर्म was produced in leaves and balls of cotton. If bollworm feed on leaves, the toxin destroys its alimentary canal and the bollworm dies. अब क्या होता था, ये बीटी कॉटन कैसा है, इसमें ये बैक्टीरिया से बनता है, बैक्टीरिया से बनता है ये बीटी कॉटन। तो उसको बनाने के बाद उस कपास पे इसको क्या कर देते हैं, स्प्रे करते हैं। समझ में आ गया? स्प्रे करने से क्या होगा, वो जो बॉलवर्म नाम का कीड़ा है, इंसेक्ट है, वो कपास के पेड़ पर रहता है, पौधे पर, तो उसके पत्ते खाता है। अब वो स्प्रेइंग किया हुआ है, वो पौधे के क्या खाएगा, पत्ते खाएगा, वो मर जाएगा। और मर गया तो क्या होगा, कपास प्रॉपर वे में आएगा। समझ में आ गया? देन इसी प्रकार बीटी क्रॉप, ब्रिंजल, ब्रिटी ब्रिंजल, ये वेराइटी ऑफ काय की है, ब्रिंजल की। ब्रिंजल जानते हो, वैसे ही यही बैक्टीरिया यूज करते हैं, बीटी ब्रिंजल, ब्रिंजल यानी बैंगन। गोल्डन राइस, गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन होता है। अ जीन सिंथेसाइज द विटामिन ए हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द वेराइटी ऑफ राइस एज कंपेयर टू नॉर्मल वेराइटी। दिस वेराइटी विच हैज बीन डेवलप्ड इन 2005 containing 23 times more amount of beta carotene। गोल्डन राइस में देखो, राइस में बीटा कैरोटीन होता है, परंतु ये जो गोल्डन राइस बना है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, उसमें 23 गुना अधिक बीटा कैरोटीन है। गोल्डन राइस बोलने से ये येलोइश दिखता है, येलोइश नहीं दिखता, वो जो गोल्ड का कलर नहीं रहता क्या, ये पेंट में अपने गोल्ड का कलर मारते, वुडन कलर टाइप, उस प्रकार का दिखता है। और लोग कहते हैं कि वो शुगर पेशेंट को भी उपयोगी होता है।
शुगर पेशेंट को कहते हैं ना डॉक्टर लोग, कई बार लोग कहते चावल मत खाओ, चावल मत खाओ। अरे चावल खाएंगे तो भी स्टार्च मिलेगा, रोटी खाएंगे तो भी मिलेगा। शुगर तो कहीं ना कहीं मिलता ही अपने को। दूध कोरा पियो बिना शक्कर का तो भी शुगर मिलेगी, क्योंकि दूध में लैक्टोज शुगर है। तुम्हारे चावल में स्टार्च है, शुगर तो मिलेगा। ग्लूकोज कहीं ना कहीं से अपने को जाता ही अपने पेट में, तो क्या खाएगा? तो इस प्रकार बोलते कि ये वाला ब्राउन राइस खाओ, गोल्डन राइस खाओ, जिसमें बोले व्हाइट नहीं है तो उसमें शुगर नहीं है। ऐसा नहीं होता, व्हाइट नहीं है तो शुगर नहीं है, ऐसा होता नहीं है। हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट। अब हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट यानी फसल उग रही है, उसके साथ साथ अलग वेराइटीज के प्लांट्स आ रहे हैं, ठीक है। ये अलग वेराइटीज के प्लांट्स उसके साथ उगते हैं, दैट इज हर्बिसाइड। तो क्या होता है, ये जो बायोटेक्नोलॉजी से यूज वाले प्लांट्स है, इनको किसी का असर होता नहीं है। प्लांट के साथ वो कचरा भी बढ़ जाए, उन पर कोई असर होता नहीं है। तो इसलिए क्या किया जाता है, तो सिलेक्टिव वीड्स को मारने के वाले प्लांट्स का यूज किया जाता है। देन बायो फर्टिलाइजर, एजोला। ड्यू टू यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर instead of chemical fertilizer, nitrogen fixation and phosphate solubilization abilities of plants are improved. So Rhizobium, Azotobacter, Nostoc, Anabaena and plants like Azolla are used as biofertilizer. किसान लोग अपने खेत में हरा मूंग लगाते। अब हरा मूंग है तो वो क्या है, फली है, वो मूंग की फली आती ना, फली है तो वो लिगुमिनस जाति में आता है। तो लिगुमिनस प्लांट्स के रूट्स में छोटे छोटे नॉट्स होते हैं, और उस नॉट्स के अंदर क्या पाया जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। इस राइजोबियम बैक्टीरिया में डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करने की क्या होती है, कैपेसिटी होती है। अब बीइंग अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन, राइजोबियम, इतने सारे नाइट्रोजन की उसको आवश्यकता नहीं होती, इसलिए वो सिम्बायोसिस एसोसिएशन के साथ उस प्लांट के नॉट में रहता है, और प्लांट को क्या कर देता है, वो नाइट्रोजन बदले में वो प्लांट उसको क्या देता है, न्यूट्रिशन। और नाइट्रोजन में एक कॉन्स्टिट्यूएंट है प्रोटीन, जिसका उपयोग वो प्लांट करता है, प्लांट की ग्रोथ होती है। प्लांट प्रोटीन से वो एनिमल प्रोटीन में आता है, जिसका उपयोग सभी लिविंग करते हैं। जैसे हमको ऑक्सीजन आवश्यक है फॉर रेस्पिरेशन, वैसे हमको नाइट्रोजन का एक घटक है प्रोटीन, उसकी भी आवश्यकता होती है फॉर आवर प्रॉपर ग्रोथ। समझ में आ गया? बढ़ती उम्र के बच्चों को प्रोटीन दिया जाता है। फिर तुम्हारे पास हॉर्लिक्स आ गया, बोर्नवीटा आ गया, सब में लिखा रहता है प्रोटीन रिच फूड लिखा रहता है। तो प्रॉपर ग्रोथ के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। बायोफर्ट फिर क्या करते हैं, मूंग के खेत को क्या करते हैं, पूरा मूंग उग गया उसमें, फिर वो खेत में पूरा पानी भर देते हैं और उसमें हल चला देते हैं। तो हल चलाने के बाद ये पूरा जमीन में कीचड़ मिल जाएगा, और एक